हैदराबाद में 1 घंटे तक भारी बारिश हुई। कल दोपहर तक धूप खिली रही और फिर अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश के रूप में शुरू हुई। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। मूसी का बाढ़ का स्तर कम होने से राहत की सांस लेने वाले शहर के निवासी फिर से बारिश शुरू होने से चिंतित हो गए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजागुट्टा और खैरताबाद चौराहे पर वाहन काफी देर तक रुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही अंदाज में टीआरएस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आएगी। तेलंगाना में भाजपा और मोदी के लिए लोगों का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि टीआरएस सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को फील्ड स्तर पर लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। जीएचएमसी चुनाव पर नजर डाले तो नगर सेवक चुनाव में भाजपा का महज 4% ही था, लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनाव में 38 सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। First say this, that safety is paramount for us and there shall be no compromise on safety. In the last few weeks and few months, we have taken decisive action. DGCA has conducted many spot checks, many regulatory audits, and commensurate with those audits and spot checks has taken the appropriate action. DGCA is the safety regulator. And in the last 10 days itself, many new actions has been taken by DGCA, such as ensuring B1, B2 level of engineers with every single airline instead of A level of engineers to be able to check aircrafts, such as doing CAMO and AMO audits, which will progress over the next month. And let me state this unequivocally, that safety is paramount in the area of civil aviation and there shall not. मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद अली ने मुशर्रफबाग पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जो हाल ही में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। मंत्री तलसानी ने अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। पुल पर लगे कूड़े को हटाकर सड़क की मरम्मत करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो विकास कार्यक्रम पिछली सरकार ने नहीं किए थे, वे 8 साल में पूरे हो गए हैं। कहा जाता है कि फ्लाईओवर बनने से शहर एक महानगरीय शहर बन जाएगा। मुशर्रफबाग और चादरघाट पर नए पुलों का निर्माण जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुशर्रफबाग पुल के लिए 52 करोड़ और चादरघाट पुल के लिए 42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों में टेंडर बुलाए जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में हैदराबाद स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद ग्लोबल अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभिनेता राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए। ग्लोबल अस्पताल में अब तक 900 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। मंत्री मोहम्मद अली ने कहा कि ग्लोबल अस्पताल ने दक्षिण भारत में सबसे अधिक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले अस्पताल के रूप में ख्याति अर्जित की है। I am happy to inform that our government, under the leadership of our Sri Chandrasekhar Rao Garu, Honorable CM, is giving much priority to medical and health department and have taken up many initiatives by allocating sufficient funds. हमारे डॉक्टर्स सारे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस है और हैदराबाद एक हब है, हेल्थ हब और फार्मास्यूटिकल हब है। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रही है। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, हमने कोरोना में देखा है। महिला कांग्रेस नेताओं ने गांधी भवन के सामने धरना दिया। महिला कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बेटी के मुद्दे को मोड़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना करने का आरोप लगाया है। अधीर रंजन राष्ट्रपति के मामले में पहले ही माफी मांग चुके हैं। महिला कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राम राम
मंत्री केटिया ने संसद में केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें यह कहा गया कि हैदराबाद ITIR परियोजना को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने आलोचना की कि केंद्र ने राजनीति के लिए ITIR को रद्द कर दिया। मंत्री ने झंडी दिखाकर कहा कि राज्य को ITIR स्तर पर कई परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है और संसद में से झूठ बोलकर देश के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर तेलंगाना के साथ राजनीतिक असहमति के एकमात्र कारण से हैदराबाद में ITIR परियोजना को रद्द का आरोप लगाया। TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर फसलें पानी में डूब गई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि किसानों की मुश्किलें बाढ़ के कारण और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि CM KCR दिल्ली में क्या कर रहे हैं, राज्य में किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों के लिए 15,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने राज्य में फसल नुकसान पर एक पत्रिका में एक लेख संलग्न करते हुए ट्वीट किया। भाजपा पार्षद आकुल श्रीवानी ने सरूरनगर संभाग का दौरा किया। स्थानीय लोगों से समस्या पूछी गई। आकुल श्रीवानी ने बोनालू पर्व के अवसर पर संभाग के कई देवी मंदिरों में दर्शन किए। वहां की समस्याओं की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल काम पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही स्थानीय लोगों से बात कर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमना उस्मानिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय 5 अगस्त को अपना 82वां स्नातक समारोह आयोजित करेगा। जस्टिस रमना इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर OU न्यायमूर्ति NV रमना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करेगा। 2 दशकों के बाद पहली बार CJI NV रमना को OU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलेगी। इससे पहले 2001 में भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर अरुण नेत्रावली को आखिरी बार डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। तब से यह पहली बार है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि डॉक्टर C नारायण रेड्डी एक महान कवि है, जिस पर तेलंगाना को गर्व होना चाहिए। तेलंगाना भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में सिनारे जयंती के अवसर पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में सिनारे को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर CM KCR ने कहा कि उन्हें सिनारे के काम बेहद पसंद है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यों का CM KCR पर काफी प्रभाव पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव स्वयं कवि और साहित्यकार हैं। हाईकोर्ट के जज जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा है कि खेल के जरिए शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हैदराबाद आनंद नगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने टिप्पणी की कि आजकल युवा क्रिकेट में रुचि दिखा रहे हैं। तेलंगाना टेबल टेनिस संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का चयन तेलंगाना टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में से किया जा रहा है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने बच्चों के साथ कुछ देर टेबल टेनिस खेली और उनका उत्साह बढ़ाया। साइबराबाद CP स्टीफन रविंदर ने बताया कि शहर में फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र का एक गिरोह पकड़ा गया है। मादापुर SOT पुलिस ने 11 आरोपितों को एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के मुख्य आरोपी कोटा किशोर कुमार व 10 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। CP ने खुलासा किया कि यह गिरोह 18 विश्वविद्यालयों से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक गिरोह KPHB के वेंकटेश्वर राव की शिकायत से सामने आए हैं। CP ने बताया कि आरोपियों के पास से 70 फर्जी प्रमाण पत्र, 4 फर्जी टिकट, ड्राइविंग लाइसेंस और कई आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। हैदराबाद के मासपटैंग में एक ऑटो चालक द्वारा सिटी बस चालक पर अंधाधुंध हमला करने की घटना हुई। NMDC बस स्टॉप पर जहां RTC की बसें रुकती हैं, बस चालक ने ऑटो चालक को ऊपर खींचने के लिए कहा। इससे नाराज होकर ऑटो चालक ने हमला कर दिया। बस में घुसे ऑटो चालक यादया ने बस चालक को नीचे खींच लाया और उस पर हमला कर दिया।
तेलंगाना में धीरे धीरे कोरोना का प्रसार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में नए मामले 1000 के करीब आए हैं। पिछले 24 घंटों में 40,593 कोरोना टेस्ट किए गए और 983 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि हैदराबाद में 366 नए मामले दर्ज किए गए। रंगारेड्डी जिले में 79 मामले, मेड्चल मल्काजिगिरी जिले में 59 मामले और नलगोंडा जिले में 51 मामले सामने आए। वहीं 739 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई। तेलंगाना में अब तक 8,18,290 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं। 8,09,009 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 5,170 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 में बड़ा स्कोर बनाया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 44 गेंदे में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। अंत में दिनेश कार्तिक ने आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने महज 19 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए और नाबाद रहे। सूर्यकुमार यादव ने 24, पंत ने 14 और जडेजा ने 16 रन बनाए। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अल्जारी जोसेफ 2, ओबेद मैकाई 1, जेसन होल्डर 1, अकील हुसैन 1, कीमो पॉल 1 विकेट लिए। राज्य के मेडिकल अफसरों की एक टीम ने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया। वहां की चिकित्सा पद्धतियों और हॉस्पिटलों के विकास का अध्ययन किया। साथ ही चिकित्सा निगम की कार्यप्रणाली का जायजा लिया है। इन सभी पर चिकित्सा विभाग सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें कहा जाएगा कि तमिलनाडु सरकार सरकारी अस्पतालों में कुछ सेवाओं के लिए मामूली शुल्क ले रही है। यहाँ भी इस तरह की कार्यप्रणाली के विषय में सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है तो ऐसी सुविधाओं वाले अस्पताल में न्यूनतम शुल्क वसूला जाएगा। तमिलनाडु में कुल 28 केंद्रों पर सीटी स्कैनिंग मशीनें उपलब्ध हैं। तेलंगाना में केवल 21 है। उनमें से ज्यादातर हाल ही में मौजूद है। तमिलनाडु के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में MRI स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए न्यूनतम 500 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में 5 से 7,000 रुपये लिए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में MRI स्कैन 7,500 से 9,000 रुपये के बीच होता है। वहां से सरकारी अस्पतालों में 2,000 रुपयों में स्कैनिंग की जा रही है। इसी तरह से होने वाला इनकम तमिलनाडु राज्य चिकित्सा सेवा निगम के खाते में जमा की जाती है। वहां के अधिकारियों ने राज्य की मेडिकल टीम को बताया कि इतना पैसा निगम चलाने के लिए काफी होता है। उस पैसे का उपयोग सभी अस्पतालों के लिए पर्याप्त दवाइयां खरीदने के लिए किया जाता है। साथ ही दवा कंपनियों को पैसे 1 महीने के भीतर दिए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से फंड की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा निगम मुख्य रूप से IML की तरह ही, जिसका अर्थ है इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, और AML में इमरजेंसी दवाइयां ध्यान दिए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि AML में सिर्फ स्पेशलिटी दवाइयां होती है और निगम जरूरत पड़ने पर इन्हें खरीदता है, जबकि हमारे राज्य में भी बेहतर सेवाओं को लागू करने के लिए चिकित्सा विभाग ने पहले से ही कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं। हमारे राज्य में दवाइयों की खरीदी के बाद कम से कम 6 महीने तक सप्लाई करने वाली कंपनियों को भुगतान नहीं किया जाता है। निगम द्वारा सप्लाई करने वाली कंपनियों को बिल नहीं दिया जाता है, वह वित्त विभाग को भेजता है। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि पैसा होगा तो बिल पास किया जा सकेंगे, इसलिए उन्हें दवाइयों की सप्लाई नहीं की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिल दिया भी जाता है तो देरी मिलने की आशंका से रेट ज्यादा लगाए। कई लोगों का कहना है कि डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के बाहर वाली दवाइयां लिखते हैं। कई बार दवाइयां समय पर नहीं मिलने से दिक्कत होती है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की तरह निगम को एडवांस के तौर पर निधि उपलब्ध कराई जाती है तो बेहतर होगा। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों निम्स और MNJ स्कैन के लिए चार्ज वसूल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए MNJ कैंसर अस्पताल में पेटा स्कैन मशीन है। निजी अस्पतालों में एक बार पेटा स्कैन के लिए 25 से 30,000 रुपये चार्ज किया जाता है। MNJ करीब 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है। निम्स में सिटी स्कैन के लिए 3,000 रुपये तक चार्ज भी करते हैं। बाहर से 2 गुना चार्ज लिया जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट की राय है कि इन दिनों अस्पतालों की तरह प्रमुख अस्पतालों में स्कैनिंग टेस्ट के लिए लगाए जाने वाले मामूली शुल्क से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल के रखरखाव और विकास के लिए किया जाए।
तमिलनाडु की तरह हमारे राज्य के अस्पतालों में स्कैनिंग टेस्ट के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।